हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो एंड द न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। आज हम करेंगे नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द पार्टनरशिप। तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। पहले तो आप ये बताओ, ये सोचो कि पार्टनरशिप की नीड कैसे हुई। जो जो हमने डीमेरिट्स देखे थे, जो जो हमने डीमेरिट्स पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, कि एक पर्सन अपना बिजनेस नहीं एक्सपैंड कर पा रहा, लिमिटेड कैपिटल लगा रहा है, उसकी मैनेजरल एबिलिटीज लिमिटेड थी। ये सब जो लिमिटेशंस देखते हुए पार्टनरशिप की नीड अराइज हुई। आइए देखते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप is a popular form of business for small scale and medium scale. एक सेकेंड, ओ सॉरी। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। जब आपने पार्टनरशिप की तो ये किस लिए बेटर है? आपको जब अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, मतलब एक छोटा बिजनेस रन करना है या मीडियम स्केल पे बिजनेस रन करना है, तो पार्टनरशिप एक बेटर ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप से। एज द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज, साइज दो, जब जहां एक से ज्यादा दो लोग जुड़ेंगे, मतलब सोल प्रोप्राइटर में 1 पर्सन था, अब दो या दो से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या हुआ? हमारा बिजनेस क्या करेगा? ग्रो करेगा। 1 पर्सन इज नॉट एनफ टू कैरी ऑल मैनेजरल एक्टिविटीज। सारी मैनेजरल एक्टिविटीज एक बंदा नहीं कर सकता था, तो फिर क्या हुआ? देयरफॉर 2 or more persons form partnership to carry on the business। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या स्टार्ट किया? उन्होंने पार्टनरशिप बनाई और बिजनेस स्टार्ट किया। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इससे क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, वो प्रॉब्लम क्या हुई? ओवरकम हो गई, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आइए देखते हैं मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का। Partnership is a form of business organization where 2 or more persons come together to carry on a business and share its profit and losses। क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और जो भी बिजनेस के प्रॉफिट होते हैं, जो भी बिजनेस के लॉसेस होते हैं, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ये इसको पार्टनरशिप को गवर्न कौन करता है? इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको किसके अंदर रजिस्टर कराते हैं हम? इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर कराते हैं। नेक्स्ट आइए डेफिनेशंस पे चलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? ये कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस and carried on by all and any one of them acting for all। ये क्या कह रहा है? एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? पर्सन्स जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, उन पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन बन जाता है। कैसा रिलेशन बन जाता है? एक पार्टनरशिप रिलेशन बनता है, जो क्या डिसाइड करते हैं? डिसाइड करते हैं कि जो भी बिजनेस में हमारे प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, हम उनको मिलकर शेयर करेंगे। और एक चीज क्या होती है इसमें, कि जो ये बिजनेस है, ये चाहे कोई एक चलाए तब भी सब पे लागू होगा, या कोई एनी वन एक्टिंग देम फॉर ऑल, चाहे सारे मिलके बिजनेस कर रहे हैं या कोई एक भी कर रहा है, बाकी क्या पता साइलेंट पार्टनर्स हो, खाली उन्होंने कैपिटल लगाई हो। लेकिन या भी अगर फर्दर हम टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम एक इजी से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। सपोज एक्स, वाई, जेड, ये 3 पार्टनर्स हैं। एक्स ने क्या किया? बिजनेस के लिए लोन लिया। इसने लोन लिया बिजनेस के लिए, लेकिन जब लोन रीपे करने की बात आएगी तो खाली एक्स विल नॉट बी लाइबल टू रीपे द लोन। यहां जब लोन रीपे करने की बात आएगी तो तीनों लोन रीपे करेंगे। यही है एनी वन एक्टिंग देम फॉर ऑल, कि मतलब अगर एक्स ने लिया, कोई एक भी कुछ मतलब बिजनेस के लिए कुछ डिसीजन ले रहा है, या जैसे फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे लोन लिया, तो लोन जब रीपे करने की बारी आएगी तो तीनों रीपे करेंगे, खाली एक्स नहीं करेगा। यही है। या फिर तीनों ने लोन लिया होता तो क्या होता? कैरिड ऑन बाय ऑल। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर है। तो दूसरी पे बढ़ते हैं। दूसरी, जे एल हैंसन जी क्या कह रहे हैं?
पार्टनरशिप ऐसा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें 2 और मोर पर्सन्स क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं और मैनेज करते हैं बिजनेस को। सो सिंपल कि जो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर आते हैं साथ में बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं और अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं, अपने बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं फॉर दी, ताकि उनका बिजनेस और ग्रो करे और एक्सपैंड करे। तो चलिए अब बढ़ते हैं फीचर्स की ओर। सबसे पहला फीचर क्या है, फॉर्मेशन। देखो जितने भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म पढ़ेंगे तो आप सब में 2-3 फीचर की हेडिंग्स तो बिल्कुल कॉमन रहेंगी। सबसे पहला जैसे क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कि वो कैसे बना है, ये सब में आप लिख सकते हो कि इसकी फॉर्मेशन कैसे है। तो इसकी आइए देखते हैं पार्टनरशिप की कैसे होती है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर इसको रजिस्टर करा लेना चाहिए। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप रजिस्टर कराओ, बट करा लेना चाहिए ताकि फर्दर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो अगर रजिस्टर ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि ये कोई ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है भी, तो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इजीली रिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इन द आईज ऑफ लॉ आपका कोई पार्टनरशिप है ही नहीं है। तो रजिस्टर करा लेना इज बेटर ऑप्शन। It comes to an existence by legal agreement। कैसे स्टार्ट होती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, स्टार्ट कैसे होती है, एक नॉर्मल सा सिंपल सा एग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है जिसमें कि पार्टनर्स की पूरी इंफॉर्मेशन कि वो कितने कैपिटल लेके आए हैं, कितना उन्होंने लोन लिया है बिजनेस से, या कितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो सारा कुछ इस एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि उन्होंने कैसे आगे बिजनेस को रन करना है। यही एग्रीमेंट के बेसिस पे उन्हें प्रॉफिट्स मिलते हैं, उन्हें लॉसेस शेयर, मतलब जो भी है। अगर नहीं वहां पे मेंशन नहीं है कितना प्रॉफिट रेशियो है इनका, प्रॉफिट या लॉस रेशियो उनका क्या है शेयरिंग का, तो फिर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में। In this agreement, the term and conditions of partners, terms and conditions मतलब हमारे बिजनेस में क्या होगा क्या नहीं होगा और पार्टनर्स कैसे बिजनेस चलाएंगे, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर्स के उसमें मेंशन्ड होते हैं। रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज आर स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड रेशियो, जिस रेशियो उन्होंने अग्री किया है कि हम इस रेशियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो रेशियो उसमें मेंशन्ड होता है। द पार्टनर्स मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। मतलब अग्रीमेंट में वो क्या करते हैं कि एक लॉफुल बिजनेस, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी 3-4 लोग मिल गए हैं चलो आज वो बैंक लूट के लेके आते, तो वो क्या लॉफुल बिजनेस हुआ? तो उस सब चीजों को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। मतलब ऐसा बिजनेस जो लॉफुल हो इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब जो करने में ये हो कि वो बिजनेस कर रहा है, ऐसा नहीं किसी को लूट लाओ तो हमने इतने कमा लिए, दैट इज बिजनेस, दिस इज नॉट द बिजनेस। और उनका प्रॉफिट मोटिव क्या होना चाहिए? मोटिव शुड बी द अर्निंग प्रॉफिट। जहां बिजनेस की बात आएगी मोटिव क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज 2 और मोर पर्सन्स। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। मतलब मिनिमम 2 पर्सन्स, अकेला बंदा थोड़ी पार्टनरशिप फॉर्म कर पाएगा, फिर वो तो सोल प्रोप्राइटर हो गया। तो हमें कितने मेंबर्स चाहिए इसमें? मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। A partnership firm is formed when at least 2 persons come together to run a business. The maximum number of partners is generally 50. One person alone cannot form a partnership. This ensures sharing of responsibility and decision making. जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनका क्या होती है? उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर होती है। मतलब सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि उसने ये डिपार्टमेंट संभालना है, उसने ये काम देखना है, उसने ये, जो जैसे जिस चीज में स्किल्ड है, जो जैसे जिसकी जिसमें एक्सपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग उनको काम दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो जाती है और बिजनेस क्या होता है? अच्छे से मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दैट इज लायबिलिटी। अब पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की थी, सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी कैसी थी? लायबिलिटी वाज अनलिमिटेड। और तो पार्टनरशिप की कैसी लायबिलिटी है? पार्टनरशिप की भी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो मीनिंग वहां था अनलिमिटेड लायबिलिटी का, मीनिंग सेम है। मतलब कि जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि जब वो लायबल, जो अगर उसने कोई लोन वगैरह लिया है
वो नहीं रीपे कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, उसके पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे। तो सेम इसमें भी यही है कि इनकी लायबिलिटी भी कैसी है, लिमिटेड है। इफ फर्म एसेट्स आर इनसफिशिएंट, पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड। सपोज पार्टनरशिप की, बिजनेस स्टार्ट किया, नुकसान हो गया, अब जो लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, क्रेडिटर्स से पैसे वगैरह लिए हुए हैं, अब उनको तो वापस करना ही है ना। अगर पहले क्या होगा, पहले बिजनेस के एसेट सेल होंगे, जो बिजनेस का स्टॉक था, वो वट एवर थिंग्स यूज्ड इन बिजनेस वो सब सेल हो जाएंगे, जो भी बिजनेस के एसेट्स थे। उसके बावजूद भी आपका लोन रीपे करने को रहता है अमाउंट, तो क्या होगा, सब पार्टनर्स के एसेट्स बिकेंगे। दिस इंक्रीजेस फिनेंशियल रिस्क फॉर पार्टनर्स। जैसे कि ये वहां पे भी रिस्की था, सोल प्रोप्राइटर के लिए भी ये चीज रिस्की थी, तो सेम विद द पार्टनर्स, पार्टनर्स के लिए भी ये चीज रिस्की है। हेंस केयरफुल डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। इसलिए ध्यान से डिसीजन लेने चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग। अब ये लोग रिस्क कैसे बेयर करते हैं, आइए देखते हैं। The partners of the partnership firm share the profit of the firm in the ratio specified in the agreement. ये agreement क्या है, ये agreement है deed। जो भी रेशियो मेंशनड होगा, पार्टनरशिप उसी अकॉर्डिंग चलेगी, जो भी मेंशनड होगा उसमें रेशियो, उसी अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स, उसी अकॉर्डिंग लॉसेस शेयर किए जाएंगे। और अगर कोई रेशियो नहीं मेंशन किया तो क्या होगा, तो प्रॉफिट और लॉसेस जो भी होंगे इज डिवाइड इक्वली अमंग द मेंबर्स, उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आपने पढ़ा था, वो अकेला बंदा होता था डिसीजन लेने वाला, उसका पूरा कंट्रोल होता था अपने ही बिजनेस पे। अब जहां 2 या 3 या 4 जितने भी पार्टनर्स जुड़ के काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, तो सबका हक बनता है डिसीजन लेने का। In partnership firm, all partners collectively take part in decision and management. सब पार्टनर्स मिलके डिसीजन लेते हैं, जो भी कंपनी के लिए, सॉरी नॉट कंपनी, जो भी उनके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा। Each partner has a right to be involved in daily business operations. मतलब उनका ये राइट है, उनका ये हक है कि वो भी जो भी बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जहां गुड्स जा रहे हैं, गुड्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सब उनको नॉलेज में होना चाहिए। उनकी ये राइट है कि जो भी बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे वो डे टू डे हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, उन सबको मालूम होना चाहिए, ये उनकी राइट है। Decisions are generally made with the consent of all the partners to ensure smooth functioning. मतलब जो भी डिसीजन लेने जाएंगे, सबके ये नहीं कि एक कुछ कह रहा है तो दूसरा कुछ कह रहा है, मतलब सबकी कंसेंट, एक डिसीजन पे आके जो फाइनल डिसीजन होगा, उस फाइनल डिसीजन पे सब राजी होने चाहिए, मतलब सबकी कंसेंट से वो डिसीजन फाइनल होना चाहिए। दिस लीड्स टू शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो शेयर्ड हो जाती है, मतलब एक पर्सन पे बर्डन नहीं रहता है, सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, जिसको जिसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है पार्टनरशिप में। कंट्रोल इज देयरफॉर जॉइंटली एक्सरसाइज बाय ऑल द पार्टनर्स। अब जब सब कुछ शेयर कर रहे हैं तो कंट्रोल भी तो सारा पार्टनर्स का ही हाथ में होगा। जब सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, प्रॉफिट लॉसेस सब शेयर कर रहे हैं, कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो क्या एक पार्टनर थोड़ी कहेगा कि हाँ मैं इतनी कैपिटल लेके आया हूं तो मेरा कंट्रोल है, ऐसा नहीं है। अगर एक पार्टनर 10 लाख लेके आ रहा है कैपिटल, उसका भी उतना ही कंट्रोल है जितना अगर दूसरा पार्टनर 5 लाख लेके आ रहा है। कंट्रोल सबका बराबर है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी है कि पार्टनरशिप कब तक कंटिन्यू करेगा। आइए देखते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट परमानेंट। ये परमानेंट नहीं होता है हमेशा। पार्टनरशिप अगर आपने कर ली, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा बिजनेस आपका ये चलता ही रहेगा। अब कौन कौन से कॉजेज है जिससे पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है, आइए देखते हैं। इट मे कम टू एन एंड। ये कब एंड होगी जबकि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, कोई पार्टनर चला जाए, कोई पार्टनर पागल हो जाए, कोई पार्टनर का दिवाला निकल जाए। ये सारे रीजंस है, और भी बहुत सारे रीजंस है, लेकिन ये जो मेजर रीजंस है, अगर ये रीजंस जैसे क्या है कि अगर इन सब कॉजेस से पार्टनरशिप क्या हो सकती है, एंड हो सकती है। अब जैसे ABC पार्टनर्स हैं,
उसमें से सी रिटायर हो गया। अब ए और बी का मन है कि हमें तो बिजनेस करना है। अब सी रिटायर हो गया, कोई बात नहीं, उसने जाना है वो जाए, लेकिन हमें तो बिजनेस करना है। यहाँ पे क्या होगा, एक बार के लिए पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, इनकी एंड हो जाएगी। पार्टनरशिप ए बी सी की पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अब ए और बी ने बिजनेस करना है आगे, तो क्या करेंगे, ए और बी अपना नया एग्रीमेंट बनाएंगे, नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, जिसमें कि वो सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखेंगे दोबारा। मतलब एक बार के लिए आपकी पार्टनरशिप एंड हो जाती है। However, the remaining partners can continue the business by entering into the fresh agreement. वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, एक नया एग्रीमेंट बना के वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। Thus, it lacks perpetual succession. Continuity is therefore uncertain. It lacks perpetual succession मतलब कि continuous existence नहीं है उसकी। तो ये perpetual succession का मतलब होता है कि वो हमेशा कंटिन्यू नहीं कर सकता पार्टनरशिप, उसकी कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस नहीं है। कंटिन्यूटी इसकी अनसर्टेन है। कंटिन्यूटी इज देयरफॉर अनसर्टेन, मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है। सपोज सी तो रिटायर हो गया, सपोज बी पागल हो जाता है, अगर ये पागल हो गया तो ये छोड़ के जाना, इसको ये गया, फिर ए और सी में क्या होगा, एक नया एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये अनसर्टेन है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेंबरशिप में क्या है, मेंबरशिप में वही है कि मैंने कितने से पार्टनरशिप फॉर्म होगी। पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट हैव to minimum of 2 members. The maximum number is generally limited to 50 as per law. Only persons who are competent to contract can become partners. Membership is based on mutual agreement among partners. A partners cannot become partner without the consent of existing partners. मतलब देखो, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम इसमें क्या होते हैं 50। लेकिन ये क्या कह रहा है, अ पार्टनर कैन नॉट बिकम पार्टनर without consent of existing partners. Suppose यहाँ पे A, B, C पार्टनरशिप है इन तीनों के बीच में, ठीक है। और अब नया मेंबर D इनकी पार्टनरशिप ज्वाइन करना चाह रहा है, ये एंटर करना चाह रहा है उसके बिजनेस में। अब ये तीनों की मर्जी है तो ही ये आ सकता है, अगर तीनों की मर्जी नहीं है तो ये नहीं आ सकता। मतलब तीनों का कंसेंट जरूरी है एक नया पार्टनर ऐड करने के लिए। ऐसा नहीं कि ए और बी का मन है कि डी आ जाए, क्योंकि ये तो इसका फ्रेंड है, तो ये चाहता है कि वो हमारी कंपनी, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले, बट सी का मन नहीं है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता। मतलब तीनों पार्टनर्स का कंसेंट बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कैन बी कंडक्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन पार्टनर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो डेफिनेशन कह रही थी कि एक पार्टनर मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ, एक एक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स, या सब एक्ट कर रहे हैं, मतलब कि सब काम कर रहे हैं, एक भी काम कर रहा है तो वो तीनों के लिए अप्लाई होगा। जैसे कि हमने वहां एग्जांपल लिया था एक्स, वाई एंड जेड। तो यहाँ क्या है, जो एक्स है, एक्स ने क्या लिया था, लोन लिया था। अब एक्स लोन ले रहा है तो यहाँ पे एक्स क्या एक्ट करेगा, एक्स एक्ट करेगा एज एन एजेंट। यहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। एक्स क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा, और जो वाई और जेड हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रिंसिपल, ठीक है। अब सपोज अभी यहाँ पे एक्स एजेंट था, वाई एंड जेड प्रिंसिपल थे। अब सपोज जेड ने ले लिया लोन, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा इस केस में, एक मिनट अभी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। एक्स वाई जेड, अब जेड ने ले लिया लोन, अब जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एजेंट, एंड एक्स एंड वाई क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रिंसिपल। मतलब अगर जेड ने भी लोन लिया है तो जब लोन रीपे करने की बारी आएगी तो एक्स वाई जेड तीनों रीपे करेंगे। ऐसा नहीं कि जेड ने लिया है तो खाली जेड पे करेगा, एक्स वाई जेड तीनों ही पे करेंगे। चाहे एक्स ने लिया था तो भी यही चीज होगी, अगर जेड, मतलब एक बारी कोई एजेंट एक्ट कर रहा है तो बाकी प्रिंसिपल्स हैं, या तो तीनों ही एजेंट्स हैं या तो तीनों ही प्रिंसिपल्स हैं। मतलब एक जो है एक एक्ट करता है सबके लिए या सब एक्ट करते हैं अपने लिए या बिजनेस के लिए। This implies that every partner has a dual role as both agent and a principal.
As a agent, a partner can represent and bind the firm and other partners through his actions. जैसे यहाँ पे एक्स ने लोन लिया था तो उसने क्या किया, उसने रिप्रेजेंट किया अपने बिजनेस को कि वो अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहा है. As a principal, he is also liable for the acts done by other partners. Hence, the action of one partner is binding on all. मतलब एक पार्टनर जो भी एक्शन ले रहा है वो सब पे लागू होता है बाय डिफॉल्ट. तो चलिए अब बढ़ते हैं मेरिट्स पे. सबसे पहला मेरिट क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. जितना इजी सोल प्रोप्राइटर को था बनाना उतना इजी पार्टनरशिप को है बनाना. पार्टनरशिप में भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी होती हैं. आप जब चाहो पार्टनरशिप कर सकते हो, जब चाहो पार्टनरशिप खत्म कर सकते हो. इसमें ये हम कहते हैं ये प्रेफरेबल रहता है कि आपको अग्रीमेंट करा लेना चाहिए, आपको अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करा लेना चाहिए. अग्रीमेंट तो आप करते ही हो, आपको रजिस्टर भी करा लेना चाहिए अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. आइए देखते हैं. अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद अ ग्रेट ईज एज इट ओनली रिक्वायर्स एन अग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पर्सन्स. बहुत ईजी है इसको बनाना. क्यों? क्योंकि आपको बस एक अग्रीमेंट रेडी करना होता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, वो भी पार्टनर्स के बीच में, और वो आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है. There are minimal legal formalities involved and the registration is also not mandatory. बहुत ही minimum legal formalities होती है और registration भी इसका compulsory नहीं है. This allows partners to start a business quickly and conveniently. Similarly, the dissolution of the firm is also very simple. It does not involve any complex procedure. जब बनाना मुश्किल नहीं है तो खत्म करना भी मुश्किल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसमें registration important नहीं है. लेकिन मतलब करा लेना चाहिए इज बेटर ऑप्शन. Therefore, both formation and closure are flexible and easy. मतलब बहुत ही इजी प्रोसेस है. बहुत आराम से आप एक अग्रीमेंट साइन करके भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो और अग्रीमेंट खत्म करके आप पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग. बैलेंस डिसीजन मेकिंग का मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं हो पा रही थी. क्यों? क्योंकि वहां अकेला इंसान था, उसने अपना पूरा बिजनेस खुद हैंडल करना था. खुद सारा बिजनेस के जो क्या कहते हैं सारे डिपार्टमेंट्स उसने खुद हैंडल करने थे. तो उसके डिसीजन जरूरी नहीं थे कि हर बारी सही निकले. बट इस केस में क्या है कि सोल प्रोप्राइटर से बेटर डिसीजन मेकिंग होती है पार्टनरशिप में. Partnership ensures better decision making as more than one person is involved in managing the business. जब ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग का दिमाग चलेगा. क्या पता जो एक पर्सन के दिमाग में नहीं आ रहा है वो दूसरे के दिमाग में आ रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस. Each partner contributes their specialized knowledge, skills and experience. यहाँ पे क्या है, सब अपनी नॉलेज मतलब जिसको पास जो नॉलेज है उस हिसाब से वो क्या करते हैं, आइडियाज देते हैं. अपने जो उनके एक्सपीरियंस है, जो उनके एक्सपर्टीज है, उस तरीके के आइडियाज देते हैं. फिर वो एक फाइनल डिसीजन में बन जाता है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एक्सपर्टीज, जो कि हमने बात अभी फीचर्स में की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाती है क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना एक एरिया है एक्सपर्टीज का. तो उसी अकॉर्डिंग उनको वो एरिया दे दिया जाता है संभालने के लिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है उन पे. इससे क्या होता है, वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है. दिस कलेक्टिवली approach results in well thought out and balanced decision. Hence the chances of errors are minimized. मतलब एरर्स खत्म नहीं होते लेकिन एरर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. एकदम एरर जो है मिनिमाइज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज मोर फंड्स. अब हम इसको सोल प्रोप्राइटर से यहाँ कंपेयर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि अकेला बंदा होता था, उसकी जितनी सेविंग्स होती थी वो अपनी उतने फंड्स लगा देता था. लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या है, जहां 2, 3, 4, 10, 12 इतने सारे लोग आएंगे तो उतनी कैपिटल भी आएगी. तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप इनके पास बहुत सारी कैपिटल होती है. Capital is contributed by several partners which increases the total financial resources. This provides, इससे क्या होता है, stronger financial base बनता है compared to sole proprietorship. With adequate funds, the firm can expand its operation and take advantage of new opportunities.
इससे क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारे फंड्स होंगे, जो चीजें सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कर पा रही थी, मतलब जो सोल प्रोप्राइटर नहीं कर पा रहा था कि अपना, अगर वो चाह के भी बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था, सपोज कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं ला पा रहा है बिजनेस में, तो यही चीजें पार्टनरशिप ओवरकम कर रहा है, यही चीजें पार्टनरशिप से सॉल्व हुई कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नई कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो वो अपने बिजनेस में भी ला सकें, ताकि हमें फंड्स, इससे क्या होएगा कि जब ज्यादा फंड्स होंगे तो हम ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं. It improves the firm's ability to handle financial challenges. Thus, availability of funds is enhanced. Clear है यहां तक? तो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क. अब रिस्क कैसे शेयर होता है? जब सब कुछ इसमें शेयर होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि रिस्क एक पार्टनर या दो पार्टनर्स शेयर कर लेंगे. जितने पार्टनर्स होंगे उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होंगे, रिस्क भी वो सब बेयर करेंगे एक साथ. बिजनेस रिस्क इन अ पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड अमंग ऑल द पार्टनर्स. सब शेयर करेंगे, कोई इससे पीछे नहीं भाग सकता. ईच पार्टनर बेयर्स अ पोर्शन ऑफ द लॉस अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशियो. जो भी रेशियो मेंशन्ड है अग्रीमेंट में, उसी रेशियो से सब लॉस को भी बेयर कर दे. जैसे प्रॉफिट बेयर करेंगे, सबको उस रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर लॉस होगा तो लॉसेस भी शेयर होंगे. दिस रिड्यूसेस द बर्डन एंड फाइनेंशियल प्रेशर ऑन एनी वन सिंगल पार्टनर. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या हो रहा था, एक सिंगल को सारा कुछ हैंडल करना पड़ रहा था, लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जो बर्डन एक ने लेना था वो सब पार्टनर्स अब मिलके लेंगे. Even though liability is limited, the sharing of risk provides some relief. हालांकि इनकी liability limited है, मतलब जब पेमेंट की बात आएगी, तो जब लॉस में जाएंगे तो इनके पर्सनल एसेट्स भी सेल होंगे. अगर बिजनेस एसेट्स सफिशिएंट नहीं है रीपे करने के लिए, तो पर्सनल एसेट्स भी सेल हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ रिलीफ मिल जाती है, मतलब थोड़ा सा वो मिल जाता है, रिलीफ मिल जाती है कि चलो जो बिजनेस एसेट से पहले वो जाएंगे. अब वहां सोल प्रोप्राइटर में एक पे ही सारा बर्डन आ रहा था, एक के ही सारे एसेट जा रहे थे. यहां क्या होगा, जितना अमाउंट बचेगा बिजनेस एसेट सेल करने के बाद, सब पार्टनर्स के एसेट्स उस वैल्यू में जाएंगे. मतलब ये नहीं कि एक पार्टनर के एसेट्स बिकेंगे, सब पार्टनर्स के एसेट्स बिकेंगे. फिर तो ये क्या करता है, एक रिलीफ हो जाती है कि 1% पे बर्डन नहीं आ रहा है. As a result, partners feel more secure and confident in taking decisions. इससे क्या मिलता है कि पार्टनर्स को एक अंदर से एक सिक्योरिटी फील होती है कि हाँ, हम यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म किया है तो सिक्योर है, लॉस होगा तो सबका होगा, मुझे अकेले बेयर नहीं करना. नेक्स्ट इज सीक्रेसी. अब सीक्रेसी क्या है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में था, वो अपनी सीक्रेट्स रखता था अपने पास, पार्टनरशिप भी अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखेगा, क्योंकि वो 2 या 3 जितने भी बंदे मिलके पार्टनरशिप रन कर रहे हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, वो अपने सीक्रेट्स रख सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि आपको अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो आपको पब्लिक को दिखानी है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. A partnership firm enjoys a high level of secrecy as it is not legally required to disclose its financial information to the public. मतलब ये लीगली है नहीं कि आपको अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी मतलब जो है ये कंपनी में मैंडेटरी होता है. जो पब्लिक कंपनी होती है, लाइक अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी में आपने शेयर होल्डर बनना है, तो आप पहले देखोगे ना ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी की रेपुटेशन क्या है, तो आप पूरा स्टडी करोगे उस कंपनी के बारे में. लेकिन अगर आपको कोई कहे कि पार्टनरशिप में पैसा लगाना है, तो आप 10 बार ही सोचोगे कि हमें क्या पता ये पार्टनरशिप जो है ये प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, क्या है. क्योंकि पार्टनरशिप के केस में ये मैंडेटरी नहीं होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपनी पब्लिक को दिखाना. लेकिन कंपनी के केस में ऐसा होता है, अगर हम कंपनी में लगाएंगे तो हम पूरा स्टडी करके उसमें पैसा लगा देते हैं, पर पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है. बिजनेस मैटर्स रिमेन कन्फाइंड टू द पार्टनर्स ओनली. जो बातें रहेंगी सिर्फ पार्टनर्स के बीच में रहती हैं. Moreover, partners are less likely to disclose confidential information as their own interests are linked with the success of the firm. वो अपनी जो भी सीक्रेट्स हैं,
जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं वेलफेयर ऑफ द बिजनेस के लिए, मतलब अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, वो बाहर नहीं डिस्क्लोज करते हैं। क्यों? क्योंकि 2, 3, 10, 12 जो भी पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं, वो किस लिए? ताकि उन्हें भी सक्सेस मिलती है ना, उससे उनका बिजनेस बढ़ रहा है तो उनके भी प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, तो उन्हें भी सक्सेस मिलती है, तो अपने रिपोर्ट्स क्यों ही दिखाएंगे पब्लिक में? अपने सीक्रेट्स नहीं रिवील करते, वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं सब। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला डीमेरिट क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब फीचर्स में भी पढ़ा था और अभी आपने इधर भी पढ़ा है, क्या कहते हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्क में भी। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आपने सोल प्रोप्राइटर में भी पढ़ा था ये टर्म अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इन अ पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स अनलिमिटेड है का मतलब जो भी डेट्स हैं बिजनेस के चुकाने हैं, अगर बिजनेस एसेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं उस डेट्स को चुकाने में, तो क्या कहते हैं, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी सेल हो जाएंगे। एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट से। दिस मीन्स पार्टनर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस इन केस द फर्म्स एसेट्स आर insufficient to pay liabilities. Creditors can claim the personal property of the partners. Thus, partner may lose both business and personal assets. This increase financial risk significantly. मतलब कि ये डीमेरिट है क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स की एसेट्स तक बात आ जाती है। अगर लॉस होगा तो उनके एसेट्स भी जाएंगे, तो ये क्या है? पार्टनर्स का नुकसान है। नेक्स्ट क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो आप कह रहे थे बहुत सारे फंड्स हैं, अभी तो हमने इस पॉइंट को मेरिट में पढ़ा था, अब आप कह रहे हो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो बेटा पहले हम इसको कंपेयर कर रहे थे एक सोल प्रोप्राइटरशिप से, कि सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर कर रहे थे तो उससे ज्यादा फंड्स होते हैं यहाँ पे। अब ये डीमेरिट कैसे है? क्योंकि अब हमने क्या किया, अब हमने पार्टनरशिप को कंपेयर कर रहे हैं कंपनी के साथ, कि कंपनी में और ज्यादा फंड्स होते हैं। एक पार्टनरशिप भी एक मीडियम स्केल तक ही एक्सपैंड कर सकती है। अगर आप पार्टनरशिप आफ्टर 50 जो 50 मेंबर्स हैं उस 50 मेंबर्स तक ही लिमिटेड रहेगी ना कैपिटल। अगर हम और कैपिटल चाहते हैं और एक्सपेंशन चाहते हैं तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट है मेंबर्स की 50, और वो 50 मेंबर्स ही जितनी कैपिटल लाएंगे वही एक क्या हो जाएगी, एक लिमिट बन गई है कि हमारा बिजनेस जो एक्सपैंड करना है उस लिमिट तक ही करना है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अ पार्टनरशिप फर्म हैज लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। मतलब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि इतने ही पार्टनर्स होने चाहिए। अब जितने पार्टनर्स होंगे कैपिटल भी उतनी ही आएगी। As the capital is contributed only by the partners, it may not be sufficient for large scale operations. मतलब जितनी पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे हमारे पास उतना ही पैसा होगा लगाने के लिए, हम बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस नहीं कर सकते। This restricts the growth and expansion of the business. Hence, partnership firm may face difficulty in undertaking big projects. मतलब इसमें ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं हो पाती, और जब वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाता। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पार्टनर्स। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला बंदा था, उसी को सारा कुछ करना था, तो वो किससे उसी ने डिसीजन लेने थे, तो वो किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता था उस केस में। अब जब जहां दो लोग होंगे, कहते हैं ना जहां ज्यादा बर्तन होंगे खड़केंगे, तो है ही वही सेम चीज है, चाहे 2 पार्टनर्स हो या फिर 50 पार्टनर्स हो, जितने ज्यादा बंदे होंगे उतनी ज्यादा चू चै होगी, उतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे एक दूसरे के, क्योंकि हर एक बंदा अलग है, सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं सब, इसलिए सब जरूरी नहीं है कि एक ही डिसीजन पे सब अग्री कर जाए। Partners often come from different backgrounds and may have different opinions. सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और सबका अलग अलग ओपिनियन होता है एंड अप्रोचेस। दिस कैन लीड टू डिसएग्रीमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब सबने अलग अलग आइडियाज दिए, पर डिसीजन तो एक ही लेना है ना, जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, हमारे जिससे हमें और प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि मतलब
10 पार्टनर्स है तो 10 के 10 अग्री करेंगे उस डिसीजन पे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। उसमें से हो सकता है 2 ना एग्री कर रहे हो। तो ये क्या होता है, ये कारण होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होती हैं। इफ द पार्टनर्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, conflicts may arise. Such disputes can negatively affect the business operations. इससे क्या होता है, हमारे बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता है। इन एक्सट्रीम केस, मतलब बहुत ही, मतलब एकदम वर्स्ट केस कह लो, तब क्या होगा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी एक डीमेरिट है। कैसे कि हमारी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। कौन कौन से कॉजेज है एंड होने के, पार्टनरशिप डज नॉट एंजॉय कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इट कैन कम टू एंड ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, कोई पार्टनर मर जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट मतलब उसका दिवाला निकल जाए, इनकैपेसिटी ऑफ एनी पार्टनर, और एक और पॉइंट होता है यहाँ पे इंसैनिटी, या कि कोई रिटायर हो जाए, रिटायरमेंट भी होती है एक कॉज, या कोई पागल हो जाए, ये सब कॉजेज हैं जबकि हमारी पार्टनरशिप जब एंड हो सकती है। मोर ओवर एनी पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, दिस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन द लाइफ ऑफ बिजनेस। मतलब अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि बिजनेस को, मतलब फर्म को अब डिसॉल्व करना है, अब नहीं, या तो वो छोड़ के जाना चाह रहा है, या तो उसका दिवाला निकल गया है, या तो वो रिटायर हो गया है, या तो वो उसकी डेथ ही हो गई है, तो क्या होगा फिर, वो पार्टनरशिप वहीं खत्म होगी। अगर बाकी मेंबर्स चाहते हैं कंटिन्यू करना तो फिर वो नया एग्रीमेंट बनेगा, मतलब एक बार के लिए पार्टनरशिप एंड हो जाती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज इट्स नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, इट्स द लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस मतलब कि पब्लिक जल्दी भरोसा नहीं कर पाती है पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर। ऐसा लगाना है अगर उन्हें तो नहीं भरोसा करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये अपना सब क्या रखते हैं, सारा कुछ अपना सीक्रेट रखते हैं। अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक में नहीं दिखाते हैं। अपने सारे जो डिसीजंस है, जो मैनेजमेंट है, वो हम बाहर वालों को कुछ पता ही नहीं होता है, पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होता है ये पार्टनरशिप फर्म कैसे वर्क कर रही है, इसलिए पब्लिक उन पर भरोसा नहीं कर पाती है। Partnership firms are not required to publish their financial statements ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कोई ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं है, इनके जो रिकॉर्ड्स हैं, इनके जो रिपोर्ट्स हैं हमें नहीं मिलते, जो भी इनके फाइनेंसेस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं हम तक नहीं, नॉर्मल पब्लिक तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो लोग नहीं पब्लिश करते, क्योंकि वो लीगली इनके लिए ज़रूरी ही नहीं है। उनका मन है तो वो शो कर सकते हैं, नहीं मन तो वो सीक्रेट रखेंगे। इसीलिए ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी द पब्लिक में हैव लेस ट्रस्ट इन सच फर्म्स। पब्लिक उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स में हेजिटेट टू डील विद देम। जिनको अपना पैसा लगाना है, इन्वेस्टर्स को, जो क्रेडिटर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब हेजिटेट करते हैं, मतलब भरोसा नहीं कर पाते उन पे कि हम पैसा लगाएं कि ना लगाएं, मतलब सोचते हैं, हेजिटेट करते हैं वहां पैसा लगाने के लिए। दिस रिड्यूसेस देयर क्रेडिबिलिटी इन दी मार्केट, हेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इज कंपैरेटिवली लो। इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो रहता है इनका, पार्टनरशिप पे कोई जल्दी रिलाय नहीं करता। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अब देखो क्या है इसमें, म्यूचुअल एजेंसी अभी आपने पढ़ी थी ना, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन। अब देखें इसमें रिस्क कैसे है। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी द एक्शंस ऑफ वन पार्टनर्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल। मतलब जो एक पार्टनर ने एक्शन ले लिया वो सब पे लागू होगा। मतलब जो अगर लोन ले लिया, सपोज बिजनेस को रिक्वायरमेंट थी 10 लाख के लोन की, अब उसने ले लिया 20 लाख का, अब रीपे तो तीनों नहीं करना है ना, या जितने भी पार्टनर्स है, सपोज XYZ पार्टनर्स थे, अब उसने 10 लाख का लोन ले लिया, अब रीपे करने की जब बात आएगी तो वो तीनों ही तो रिपे करेंगे ना। अब वो सपोज ये बिजनेस के लिए कोई चीज होता है ना कि एक्स ने डिसीजन लिया, अब वो गलत भी तो हो सकता है, लेकिन वो जो रिस्क है कि हाँ इसने गलत डिसीजन ले लिया, अब वो रिस्क तीनों के लिए, इसीलिए कहते हैं रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ऐसा नहीं कि एक ने जो एक्शन लिया तीनों के लिए वो हमेशा सही एक्शन हो, वो गलत भी हो सकता है, तो वो जो रिस्क है वो सब पार्टनर्स के लिए होगा। इफ अ पार्टनर्स एंटर्स इनटू अ रॉन्ग और डिसऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो भी क्या होगा, सारे पार्टनर्स को सफर करना पड़ेगा। कोई गलत डिसीजन ले लिया वो भी क्या होगा, सब पार्टनर्स पे ही, सब पार्टनर्स को सफर करना पड़ेगा। ऑल पार्टनर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल।
दिस इंक्रीजेस द रिस्क फॉर इनोसेंट पार्टनर्स। चाहे पार्टनर इनोसेंट हो चाहे ना हो, मतलब सारे पार्टनर्स को ये रिस्क बेयर करना पड़ेगा। A single partner mistake can lead to heavy losses in the entire firm. एक की मतलब कहते हैं ना, एक गलत कदम किसी का पूरे फर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। आई होप आपको पार्टनरशिप क्लियर हो गई होगी, इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स। पार्टनरशिप में बेटा एक और क्लास लगेगी क्योंकि पार्टनरशिप एक थोड़ा लेंदी टॉपिक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में भी, और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स भी आएंगी अभी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्योंकि एक ही में इतना मैं करती तो आप कंफ्यूज हो जाते, आपको फिर बर्डन फील होता कि कितनी बड़ी है पार्टनरशिप। अभी इतना ही करते हैं, इतना ही रखते हैं आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आगे पार्टनरशिप कंप्लीट कर दूंगी, जिसमें कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रेशन, ये सब कैसे होता है वो आपको बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्स, बाय टू ऑल।